में शांति के लिए उठाए जा रहे हैं तमाम कदम। और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ईद उल अजहा के अवसर पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से आग्रह किया कि वो प्रदेश के विकास का हिस्सा बने। आज से ठीक हफ्ते पहले संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का संकल्प और इसके साथ साथ राज्य के पुनर्गठन का विधेयक पेश किया गया था। ठीक एक हफ्ते बाद आज ईद का पर्व है और पूरी घाटी में, कश्मीर में और साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। और हम इस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब के साथ हैं। सत्यपाल मलिक जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया डीडी न्यूज से बात करने के लिए। सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप ईद के दिन यहाँ के निवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको ईद की मुबारकबाद दे चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ चूंकि ईद तो लगभग 1.5 दिन और चलनी है, कि उनकी दुआएं कबूल हों और ईद पीसफुली जिस तरह आज मनी है ऐसे ही मने। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कोशिश की है, 3 दिन में मैं खुद भी घूमा हूँ, अस्पतालों में सप्लाईज की कोई कमी नहीं थी, स्टाफ था, पूरा 24 घंटे काम था, एम्बुलेंसेस थी। इसके अलावा हमने जहाँ जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, स्टेशन पे या अस्पतालों के बाहर, सब जगह लंगर लगवाए थे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सप्लाईज की कोई दिक्कत नहीं थी। हमने 2.5 लाख भेड़ बकरियों का इंतजाम किया था, 30 लाख के करीब ये पोल्ट्री का इंतजाम किया था, और किरोसिन, गैस, सब कुछ एबेंडेंस में था। और हमने मोहल्लों में सप्लाईज पहुंचवाई, जो आटा, दाल, चावल, जो भी चीजें चाहिए। कोई शिकायत पूरी वैली में हमने सप्लाईज की होने नहीं दी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि फ्राइडे भी बहुत पीसफुली मना था और आज भी बहुत पीसफुली नमाज हो गई है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो सर, एक हफ्ता, क्योंकि जैसे मैंने कहा, तो आप ओवरऑल ग्राउंड पर सिचुएशन क्या एसेस कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स आपके पास? ग्राउंड की सिचुएशन इस चीज से एसेस होती है कि 7 दिन में हमको कहीं भी फोर्स विजिबल थी, लेकिन कहीं भी एक लाठी नहीं चलानी पड़ी है। गोली तो बड़ी बात है, लोगों ने भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया है। लोग धीरे धीरे, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ने एक टर्निंग पॉइंट थी, वो उसने बहुत लोगों को समझाया कि ये तुम्हारे फायदे का है। लोग धीरे धीरे चीज सेटिंग, 70 साल से बहकाए हुए थे, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे चीज सेटिंग हो रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सर, एक चीज है, जैसे मैं भी यहाँ पे 5-6 दिन से घूम रहा हूँ, कई लोगों से मेरी बात हुई, लोगों को एक सेंटिमेंट तो हो सकता है कि 370-35 से, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि उससे उनको फायदा या नुकसान क्या। एक भी व्यक्ति मुझे ये नहीं बता पाया कि दरअसल इससे फायदा क्या हुआ उनको इतने 70 साल में। तो जैसे पीएम ने भी राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, तो मैं एक कोशिश यही थी कि लोगों को एक्चुअल में सही से एजुकेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर अफवाह तंत्र भी बहुत फैलता है। तो आपको क्या लगता है और क्या क्या करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हों कि उनका नुकसान नहीं बल्कि उनका फायदा होगा? हमने अपने सब अफसरान को कहा कि पहले आप समझोगे इसके क्या फायदे हैं, फिर नीचे समझाओ, जाओ लोगों को बताओ, फिर इसके बाद हम बड़े पैमाने पे, ये 15 अगस्त के बाद बड़े पैमाने पे एड, बुकलेट, छपाई, मीडिया, इस सबसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये आपके फायदे की चीज है और आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपका कोई असम्मान नहीं हुआ, आपकी कोई चीज छीनी नहीं है। एक खबर आई थी कि सभी अधिकारियों से कहा गया कि ये हर दिन 20 परिवारों से मिले ताकि लोगों को सही वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी हो। उसके बाद हमारे यहाँ जनरल डायरेक्शन रहती है, अधिकारियों को हमने, याद होगा, गांव में भेजा 3 दिन के लिए। अब आउटरीच के लिए भी कहा गया कि वो लोगों से मिलें, उन्हें बताएं, समझाएं। फिर हमारे जो सरपंच हैं उनको कहा गया कि वो अपने लोगों को समझाएं इसके ये फायदे हैं। पर हम ये इतना जल्दी सारी चीजें आ गई, उतनी तैयारी नहीं हो पाई जितना जो प्रचार वाली है वो हम 15 अगस्त के बाद करेंगे। सर, कुछ इंटरनेशनल मीडिया कुछ अलग तरह की रिपोर्ट कर रहे थे, जिसको काउंटर भी किया, क्योंकि मैं भी यहाँ पर हूँ, हम दूरदर्शन भी लगातार दिखा रहे हैं। तो ऐसा, इसके बारे में प्रशासन, मीडिया को सही जानकारी मिलती रहे और इस तरह की चीजें ना। प्रशासन देखिए मीडिया के लिए बिल्कुल खुला है, कहीं कोई शिकायत हो, जैसे आपने मुझे बताया, I'll set it right, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 चैनल यहाँ घूम रहे हैं, वो सब झूठ है, और एक चैनल जो ट्रबल मेकिंग करना चाहता है वो सही है। और हम उनको वार्न भी करना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपको बहुत आजादी है, लेकिन आपको यहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की आजादी नहीं है, आप झूठ मत बोलिए। कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले, राहुल गांधी जी ने भी, क्योंकि यहाँ पर लोग जानते तो नहीं हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग दिल्ली में या कहीं उनको मीडिया से खबरें मिल रही हैं, लेकिन लोग कुछ इस तरह की बात भी कर रहे हैं। राहुल जी ने एक बयान दे दिया कि कश्मीर में बहुत हालत खराब है। आपको लगता है नेताओं को थोड़ा संवेदनशील होकर इस वक्त बयान देने की जरूरत है? राहुल गांधी को जब बोलना चाहिए वहां वो बोलते नहीं है।
पार्लियामेंट में जब 370 पे बहस हो रही थी तो राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया कि जिसकी भाषा नहीं लोगों को समझ में आ रही थी और जिसने बिल्कुल वो भाषा बोली जो पाकिस्तान बोल रहा है। हिंदुस्तान और ये अपने कश्मीर के मामले में किस दिन हमने यूएनओ को माना है, किस दिन यूएन से कोई, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, यूएन कहां से आ गया। लेकिन इनके लीडर ने खड़े होकर ये बोला और ये पीछे अपने मोबाइल में कुछ देख रहे थे, इन्होंने उसको रोका नहीं। उनकी माताजी ने तो कोशिश की रोकने की, इन्होंने रोका नहीं। इनकी ड्यूटी थी कि उसको रोक के खुद खड़े होकर खुद बोलते कि ये हमारा स्टैंड है। और अब भी मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है, असत्य बोला है, झूठ नहीं कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं उनको भेजता हूं अपना जहाज स्टेट का, आप आके देखो। और हमें अगर वो बता देंगे कि ये गोली लगे हुए घायल पड़े हुए हैं, यहाँ स्थिति खराब है, तो हम मान लेंगे। एक गोली नहीं चली, एक लाठी भी नहीं चली है कहीं। सर, आप इतने समय से यहाँ पर हैं और आपका एक अलग बात है कि आप यहाँ लोगों से भी मिल रहे हैं। अभी कल परसों मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, आप हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं कि वहाँ पे सब चीज़ें। तो यहाँ के लोगों का मन जो है, इतने समय में आप क्या पढ़ पाए, यहाँ के स्थानीय लोग किस तरह के? मैं उनमें से नहीं हूँ जो राहुल गांधी की तरह असत्य बोलूँ। ये 70 साल से ये फीड किया गया था। जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ आके समझाऊं इस चीज़ को। इन्होंने इनको झूठे सपने दिखाए, झूठी बातें बोली। इन्होंने कभी इनको कहा कि हम आज़ाद हो जाएंगे, कभी कहा पाकिस्तान हमें अलग कर देगा, कभी कहीं पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, कभी कहीं ऑटोनॉमी मिल जाएगी। जेब से हरा रुमाल निकाल देते थे कि पाकिस्तान हमारी बैक पे है। पता चल गया ना पाकिस्तान कितना तुम्हारी बैक पे, उसकी बैक से क्या होता है। तो इसी तरह से 370 जो है, ये ऐसी चीज दिखा रखी थी जैसे बड़ी नायाब चीज तुम्हारे पास हो। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारे डेवलपमेंट को रोके हुए थी। ना कोई आ रहा था इन्वेस्ट करने के लिए, ना अच्छे अस्पताल आ रहे थे, ना अच्छी यूनिवर्सिटीज आ रही थी, ना इंडस्ट्री आ रही थी। अभी हम वो करेंगे अपना इन्वेस्टमेंट समिट, इतनी क्वेरीज आ रही कि आप अंदाज नहीं कर सकते हो। अभी हमने दूरदर्शन ने खबर चलाई कि मेदांता की तरफ से डॉक्टर नरेश त्रेहान ने जो है कहा, इन्होंने तो ऐलान भी किया कि भाई हम वहां पर जल्दी यूनिट लगाएंगे। तो इस तरह के और ऑफर्स आ रहे हैं जो लोग यहाँ पर, एक नहीं बहुत ज्यादा, होटल्स के, हॉस्पिटल्स के, इंस्टीट्यूशंस के, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके, और इंडस्ट्री का तो मतलब एक लाइन लगी हुई है। तो सर, ये इन्वेस्टमेंट मीटिंग कब तक हम एक्सपेक्ट करें? मार्च में हम लोग कर रहे हैं। मार्च में करेंगे। और सर, आपको ओवरऑल क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन है कब तक पूरी तरह से और बेहतर हो जाएगी? मेरा ख्याल है जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को भी अपने कारोबार भी करने हैं, लोग भी चाहते हैं जल्दी हो जाए। तो मुझे लगता है 5-7 दिन की बात है, ठीक हो जाए। 15 अगस्त के बाद हम ज्यादातर खोल देंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, कम्युनिकेशन को लेकर लोगों को लगता है कि भाई वो उनकी एक समस्या आ रही है, उसके लिए कम्युनिकेशन ट्रबल मेकर्स के हाथ में सबसे बड़ा वेपन है। इसी के जरिए रेडिकलाइजेशन होता है, इसी के जरिए मोबिलाइजेशन होता है, इसी के जरिए लोगों को भड़काया जाता है, अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो हमने ये एक सिंगल वेपन है जिससे हमारा, यानी पाकिस्तान वाले भी इसी के जरिए हमारे लोगों को पॉइजन करते हैं। तो उस वजह से रोका है ताकि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। जैसे ही हमें लग जाएगा कि चीजें नॉर्मल है, हम फौरन खोल देंगे। हमें भी तो फोन करना है कहीं। जी, तो एक आखिरी मैसेज अगर आप राज्य की जनता को देना चाहें अपनी तरफ से। मैं राज्य की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अब ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। 370 इज नो मोर, ये वापस आने वाली नहीं है। इसलिए इस रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ जाएं, खासतौर से यंगर जनरेशन को मैं अपील करना चाहता हूं, वो आगे बढ़ें। तुम्हारी सब पार्टियां पुरानी फेल हो गई हैं, तुम आके अपनी पूरी पॉलिटी को संभालो, देश अपने स्टेट को संभालो, इसको आगे बढ़ाओ। ये देश में नंबर 1-2 की स्टेट बन सकती है, इसमें बड़ी संभावनाएं हैं। और यहाँ की जनता को मैं ये कहूंगा कि जितनी जल्दी अमन कायम होगा उतना आपके इंटरेस्ट में होगा। सर, एक बात, क्योंकि आपने पहले भी ये कही थी, मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपने राज्य की युवाओं की बात करी। करप्शन यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहा, जिसको लेकर आप बिल्कुल आप इस बात पे हैं कि करप्शन नहीं होने देंगे। अब क्योंकि बदली परिस्थितियां हैं, तो आप ये उम्मीद करें कि करप्शन जो है यहाँ पर अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी? देखिए, मेरी यही नीति थी, लेकिन मेरे हाथ में बहुत सारी चीजों के अधिकार नहीं थे। इनकम टैक्स मेरे हाथ में नहीं था, ईडी मेरे हाथ में नहीं था, ये दिल्ली का है। दिल्ली की भी यही लाइन है जो मैं कह रहा हूं। एंड इन कमिंग टाइम्स करप्ट जिन्होंने लूटा है इस स्टेट को, दे विल बी पनिश्ड, और करप्शन को यहाँ रोका जाएगा। मैं अफसरान को भी कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा काम किया है ब्यूरोक्रेसी ने। मेरे आने के बाद तो मुझे कोई उतनी ज्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन पहले एक
मेज से दूसरी मेज पे फाइल जाने में 4-4 महीने लगते थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम्हें तनख्वाह मिलती है, इज्जत मिलती है, सेवा करो यहाँ के लोगों की। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी का कहना है कि 15 अगस्त के बाद ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन दी जाएगी और ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। जाहिर सी बात है, भविष्य जो है बहुत कुछ अपने भविष्य के गर्भ में है और अच्छा है राज्य के लिए, देश के लिए, लेकिन लोगों को थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा लोगों को बदले हालात को, बदली परिस्थितियों को समझना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर डीडी न्यूज से बात करने के लिए। शुक्रिया सर। So the governor of Jammu and Kashmir in an exclusive